राहुल गांधी के रोम छिद्रों से आवागमन करती रहती है। कभी कभी यह बोध भले ही हो जाता है कि क्या यह व्यक्ति धूर्त है जो विदेशों में जाकर ऐसी विलक्षण बातें अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ कह देता है, परंतु उसकी ऐसे समयों में इस विलुप्त प्राय जीव की भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके नरकंकाल को घेरे रखने वाली रक्त मज्जा में निश्चय ही कुछ ऐसा मिलाया गया है जिसे बुद्धि विवेक आदि से एलर्जी है। विदेश और राहुल गांधी का गहन संबंध वैसे ही गहरा और पैना है जैसे थाई और लैंड का होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि विदेशों में जो भी करे छुपा कर करे, पर्दों के पीछे करे, लेकिन राहुल जी एक खुली किताब की तरह सादा कॉपी की तरह कोई लाग लपेट नहीं रखते। बिना किसी प्रोटेक्शन के खुल्लम खुल्ला वही करते हैं जो उस समय उनके मस्तिष्क में आता है। उन्हें चीजें रॉ पसंद है क्योंकि आदमी ही वो रॉ है। डोकलाम के दौरान चीनी अधिकारियों से भेंट हो या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान का करार, राहुल बाबा की विदेश नीति सत्ता में होने या ना होने पर निर्भर नहीं है। वो अनवरत अपनी दैया के साथ देश की मैया बहनियां एक करते रहते हैं। इसी क्रम में क्यूटोत्तम राहुल गांधी ने गालों में भंवर और आंखों में बकचोदी की चमक के साथ एक विदेशी व्यक्ति के साथ बात करते हुए कहा कि अमेरिका भारत में जो चल रहा है उसे लेकर मौन है। गोरे गोरे ओ बांके छोरे कभी मेरी गली आया करो, इसकी तर्ज पर अपनी पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए महोदय ने कहा कि बाइडेन सरकार भारत के मामलों में चुप क्यों है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका भारत को अफगानिस्तान या इराक मानकर अपनी सेना क्यों नहीं भेज देता, या कांग्रेस मुख्यालय और अंतोनिया निवास को छोड़कर बम क्यों नहीं मार दे रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया में राहुल बाबा को भला बुरा कर रहे हैं, भला तो नहीं कर रहे, बुरा ही कर रहे हैं कि मीर जाफर ऐसा ही दिखता होगा अपने समय, जबकि मैं उन्हें अपने पारिवारिक संस्कृति का सुयोग्य संवाहक मानता हूं। इनके पिता के नाना ही एडविना के साथ संवहन के प्रयोग करते पाए गए थे। पिता के विदेश प्रेम का नतीजा तो राहुल स्वयं ही है। उनकी बोफोर्स से निकले गोले कितने इटालियन किले ध्वस्त कर चुका है वो हम सब जानते ही हैं। तो राहुल अपने समझ से अमेरिका को भारत की स्वायत्तता में हस्तक्षेप क्यों नहीं करने देंगे। जिस आदमी और उसकी पार्टी को भारत के लोगों ने नकार दिया है वो आदमी अमेरिका तो छोड़िए पाकिस्तान को भी मदद के लिए कह देगा। इसी पार्टी के लोगों ने पहले भी पाकिस्तान जाकर मोदी को हराने और उसकी सरकार बनाने के लिए मदद तो मांगी ही है। खैर, कांग्रेसी हैं। गानी बाबा जब पाकिस्तान के लिए अनशन पर बैठ गए थे तो ये कांग्रेसी पाकिस्तान को आज अपना क्यों नहीं समझेंगे। आगे बकलोलाधीश ने अमेरिकी प्रोफेसर निकोलस बर्न्स को कहा कि भाजपा ने पूरे सिस्टम पर ही कब्जा कर लिया है, जिस कारण कांग्रेस तो क्या कोई भी विपक्षी दल भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी जैसे लोग भी सिस्टम या तंत्र के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, जबकि उनकी माताजी ने सारे तंत्रों के ऊपर एक सुपर पीएम नामक तंत्र बना लिया था। वक्त, हालात, जज्बात और दाल भात के बदलने से बिलबिलाहट जो है वो नेचुरली आती है, ऐसा प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो रचित बकर पुराण में वर्णित है। वैसे राहुल गांधी के मानसिक विकास को देखते हुए यह भी समझा जा सकता है कि जब वो सिस्टम पर कब्जे की बात कर रहे होते हैं तो वो किसी कंप्यूटर या डेस्कटॉप की भी बात सोच रहे होंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जानता है कि श्री राजीव गांधी जी अपने कंधों पर कंप्यूटर का CPU लेकर आए थे, तब जाकर सूचना क्रांति आई थी इस देश में। हो सकता है कि मोदी ने डिजिटल इंडिया के नाम पर वही सिस्टम, वही कंप्यूटर हैक न कर लिया हो जो हमेशा इनके पास रहा करता था। बाबा ने गोरे विदेशी से कंप्लेन करते हुए कहा कि पावर एक जगह सिमट कर रह गई है। किसी मस्खरे ने कहा कि राहुल गांधी का मतलब फोन की बैटरी से था जहां पावर इकट्ठा किया जाता है। वो इस बात से नाराज हैं कि पहले फोन चार्ज करवाने के लिए जौनपुर का सैंडी 5 रुपया खर्च करके बाजार जाया करता था, जिससे किसी गरीब लोग को रोजगार मिल जाता था। लेकिन मोदी ने पावर ग्रिड बनाकर सारा पावर इकट्ठा कर लिया और लोग मनमर्जी से अपने घरों में फोन चार्ज कर लेते हैं। खैर, ये तो थी गंभीर बात, लेकिन मजाक में अगर बोलूं तो जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि सभी फैसले एक ही जगह से लिए जा रहे हैं, चाहे वह लॉकडाउन का हो या कृषि कानून पास करने का, तो उन्हें यह बताना जरूरी हो जाता है कि वो एक जगह संसद कही जाती है। वैसे संसद में क्या होता है वो राहुल बाबा घंटा जाने, क्योंकि वहां तो आंख मारने, आंख मूंदने और गले पड़ने के अलावा वो कुछ करते दिखते नहीं। बाबा वो संसद है जहां लोगों को बाकी जनता चुनकर भेजती है, फिर वो सरकार बनाते हैं और वहां से लॉकडाउन हो या कृषि कानून वो पास होता है। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको लगता है कि आप पैदा हुए थे तब कांग्रेस का राजतंत्र था, जब जवान हुए तब कांग्रेस का राजतंत्र था, और अचानक से वो है नहीं तो सिस्टम समझ में कैसे आएगा कि कानून कांग्रेस नहीं बनाती, कानून सरकार बनाती है। चीन के हाथों आत्मा गिरवी रख चुकी पार्टी, अम्मी और उसके जोकर लौंडे ने यह कहा कि बातचीत की आड़ में चीन भारत के इलाके पर कब्जा जमा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन भारत को कमजोर और अंदरूनी तौर पर बटा हुआ देखता है।
यहां तो इस बकचोदर आदमी का यह आकलन सही है कि चीन भारत को बटा हुआ देखता है। अबे साले, माफ कीजिएगा, जब तुम्हारी पार्टी चीन से हाथ मिलाए बैठी हो, तुम चीनी दूतावास आते जाते और सरकार को प्रोटोकॉल के तहत खबर भी नहीं करते, तब चीन क्यों नहीं सोचेगा कि भारत बटा हुआ है? उसके सामने एक चंपू नेता है जो अपनी पैदाइश के आधार पर भारत को बाप की मिल्कियत समझता है, और वो जब भी चीन चाहता है उसकी भाषा बोलने लगता है। वैसे चीन जमीन और लद्दाख पर नकली गांधी परिवार का कोई आदमी ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि लहरू घाटी सभ्यता की खुदाई अगर होने लगेगी तो पता चलेगा कि इस परिवार के जितने पीएम रहे हैं उन्होंने खुदाई से मिलते जुलते शब्द पर ज्यादा ध्यान दिया और देश चलाने पर कम। कितने हजार एकड़ लहरू ने गंवाए और कितने उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने, वो सबको पता है। भरे बैठे हैं, मुंह न खुलवाओ मेरा। उसके बाद इस प्रचंड मूर्ख ने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि चीन ने दुनिया में प्रोडक्शन की लड़ाई भी जीत ली और भारत उसे चुनौती नहीं दे पा रहा। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद तक जिस देश के अधिकांश हिस्से में बिजली ना हो और जिस बकलोल की माँ, बाप, दादी और बाप के नाना सरकार चलाते रहे हो, वो अगर प्रोडक्शन ना होने पर रोता है तो उसे थाईलैंड में पूर्णकालिक निवास बना लेना चाहिए। थाई और लैंड का उसका मिलन वहां पे होता रहेगा। अमेरिका से भारत में हस्तक्षेप की उम्मीद करते इस मूर्खाधिराज ने वहां के संविधान और आइडिया ऑफ अमेरिका की बात करते हुए कहा कि भारत में चल रही चीजों पर अमेरिका को मौन नहीं रहना चाहिए। इसमें से नोट करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ये क्लेम कर रहा है कि उसने अमेरिकी संविधान पढ़ रखा है। कुछ लोग आपको भटकाते हैं कि गांजा फूंको कभी, दिमाग अलग लेवल पे काम करने लगता है। ऐसे लोग छिछली बातें करेंगे, ऐसी टर्मिनोलॉजी आप पर झाड़ेंगे ताकि आपको लगे कि वास्तव में वो कुछ प्रोफाउंड बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गंजेड़ियों को उन 4 शब्दों के अलावा कोई ज्ञान नहीं होता। उसी तरह जब आप राहुल गांधी और वो आइडिया ऑफ अमेरिका की बात सुनते हैं तो ही हैज नो फकिंग आइडिया व्हाट द फक ही इज टॉकिंग अबाउट। इस बातचीत में राहुल गांधी ने किसान नौटंकी, लॉकडाउन, ईवीएम, चीन, लद्दाख, स्कोडा, लहसुन, सब पर अमेरिका का मुंह वैसे ताका जैसे सड़क का कोई कुत्ता याचना मिश्रित भाव से आपके हाथ में पड़ी हड्डी को देखता है, या कुछ वैसे जैसे बाप के घर आते ही नौटंकी औलाद दुनिया भर की शिकायतें सुनाने लगता है, जैसे कि बाप चुटकी बजाएगा और समस्या जो है खत्म हो जाएगी। ससुर बाप ना हुए थानोस हो गए। कुछ लोग होते हैं जिनको यह भी नहीं पता होता है कि हर विदेशी उनका बाप नहीं है, भले ही पारिवारिक इतिहास वैसा ही रहा हो, लेकिन क्या कीजिएगा, चल रहा है, किसी तरह चलने देते हैं। आप सोचिए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता इस उम्मीद में बैठा है कि अमेरिका इस बात पर विचार करे कि भारत की संसद द्वारा पास किए गए कानून के खिलाफ 10 नौटंकीबाज लोगों द्वारा गैर कानूनी प्रदर्शन को गंभीर माना जाए और कुछ करे। अमेरिका क्या कर देगा? बम फेंक दे भारत पे। ईवीएम की बात घसीट ली, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि जगहों में वो ठीक काम कर रहा है, और अमेरिका वाले कहेंगे कि भारत सरकार को बैलेट से चुनाव करवाना होगा, और यहाँ की सरकार कहेगी जी बाइडेन साहब करवा लेंगे। पप्पू यह भूल रहा है कि ये राजीव गांधी और मनमोहन की सरकार नहीं है कि भारत की कैबिनेट का मंत्री कौन होगा ये अमेरिका तय किया करता था। CIA के पेरोल पर काम करने वाली पार्टी और नेताओं के वंशज दौड़कर जाएंगे भी तो कहां तक जाएंगे? मियां की दौड़ मस्जिद तक। आगे राहुल गांधी ने ऐसी बात कह दी जो सुनकर खाते वक्त आपके नासिका छिद्रों से चावल के दाने बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते, उसके आगे जो कहा उस पर बाद में बात करेंगे, पहले ये देखिए शेख चिल्ली के सपने। ऐसे ही लोग सत्तू के घड़े से सीधे राजसी वस्त्रों तक पहुंच जाते हैं और गुस्से में नौकर को डंडा मारने के सपने देखते हुए घड़े पर डंडा मार देते हैं। वैसे ही राहुल गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री होते पर ही नहीं रुका, वो आगे बढ़कर अपने सरकार की नीति भी बताने लगा कि वो विकास नहीं रोजगार पर ध्यान देंगे और पूरे भारत के हर व्यक्ति को रोजगार दे देंगे। मतलब उम्मीदें देखिए लौंडे की, मतलब अपनी पार्टी के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा, अपनी सीट छोड़कर भाग रहा है और रोजगार पूरे भारतवर्ष की जनता को दे देगा। ये कहता है कि उसे विकास दर 9% नहीं चाहिए, उसके कोई मायने नहीं है। इस मामले में तो उसने चीन से तुलना की कि वहां जॉब की समस्या नहीं है। वो राहुल है, वो चीन के आंकड़ों पर विश्वास कर सकता है। वैसे राहुल गांधी ने कहा है कि वो चीन के नेता से बात करते हुए ये जानकारी लेकर आए। चलिए 2008 की चीनी संधि के कारण कुछ तो फायदा हुआ कि चीनी नेता तो कम से कम बात कर रहे हैं राहुल गांधी से। जब समीकरण बदल जाते हैं और व्यक्ति वीरहीन हो जाता है, तब एक पार्टी को इकट्ठा करने के लिए सत्ता में पहुंचने हेतु वह किसी भी स्तर तक गिर सकता है। अगर उसके पास सत्ता ना आए और उसे पता हो कि सत्ता उसके पास आ भी नहीं सकती, तो वह इस उम्मीद में अपने कई बापों के पास दौड़कर जाता है कि किसी तरह राष्ट्र की शांति में खलल डाले और लोगों को सड़कों पर लाए। लोगों को सड़कों पर लाने के 2 यत्न
असफल हो चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में ये ताकतें भारत को अंदर से गृह युद्ध की तरफ ढकेलने के लिए प्रयासरत हैं और बाहर से कुछ राष्ट्रों से दबाव बनवाकर यहाँ की चुनी हुई सरकार का ध्यान बांटना चाहती है ताकि वो इस सब पे कंट्रोल ना कर सके। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में जोकर और मूर्ख के बीच का कोई जीव है। जब कोई व्यक्ति दिन रात नशे में रहता है तो तितलियां वर्गा हो जाता है, और जब आदमी तितलियां वर्गा हो जाता है तो कभी इस फूलते कभी उस फूलते बैठने लगता है। जब व्यक्ति इस और उस फूल में अंतर नहीं कर पाता तो वो हर एक से वफा करने लगता है। राहुल गांधी चीन का भी वफादार है, पाकिस्तान का भी, अमेरिका का भी। बस ये आदमी वहां का वफादार नहीं है जहां के एटीएम से निकाला 4000 रुपया 4 सालों से चला रहा है। नमस्कार।